threat of war looms. बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें 7 बड़े किंगडम है, जहाँ का राजा है जहेरियस टारगेरियन। राजा की कोई संतान नहीं है तो राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जिसमें उनके पूरे खानदान ने 2 लोगों को चुना था, जिसमें से एक है विसरिस और दूसरी है रेहानियस। तो अब राजा अपना उत्तराधिकारी विसरिस को चुनते हैं क्योंकि रेहानियस एक लड़की थी। तो अब कहानी 9 साल आगे बढ़ती है और हम विसरिस की बेटी रेहानिया को उसकी ड्रैगन की सवारी करते हुए देखते हैं। हर एक टारगेरियन खानदान के पास उनका अपना एक ड्रैगन होता है और इन टारगेरियन में एक अजीब बात ये थी दोस्तों कि ये शादी अपने ही खानदान में करते हैं ताकि राजगद्दी इनके ही खानदान में रहे। ड्रैगन से उतरने के बाद रेहानिया अपने दोस्त एलिसेंट और कमांडर से मिलने के बाद वो अपनी माँ यानी कि एमा के पास आती है, जो कि अभी प्रेग्नेंट है। और एमा रेहानिया को समझा रही थी कि औरत का काम सिर्फ वारिस देना है, लेकिन रेहानिया जंग के मैदान का हिस्सा बनकर वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। फिर काउंसिल में विसरिस को मास्टर ऑफ शिप, जिनका नाम कॉर्लिस है, वो उन्हें क्रैकलेस तरहर के बारे में बता रहे थे, जिसमें 3 स्वतंत्र शहरों को आपस में मिला दिया जाता है और पायरेट्स को इतने बुरी तरह से मार रहा है कि लोगों ने उसे क्रैब फीडर का नाम दे दिया है। लेकिन विसरिस को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि कोई शख्स उसकी सीमा के जस्ट बाहर अपनी ताकत जो बढ़ा रहा था। तो अब या तो वो थोड़ा डरपोक है और नहीं तो उसे अपनी ड्रैगन पर पूरा भरोसा है कि उनकी ड्रैगन के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कॉर्लिस राइनेस का पति होने के साथ साथ राज्य के अमीर लोगों में से भी एक है। वहीं फिर जब रेहानिया आती है तो हमें ये पता चलता है कि वो सब राजा की होने वाले बेटे की खुशी में एक जश्न रख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लॉर्ड आएंगे और उन सब में मुकाबला भी होगा। जहाँ मिस्री अपनी बेटी रेहानिया को बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था क्योंकि वो एक लड़की है। रेहानिया की मुलाकात उसके चाचा डेमन टारगेरियन से राज दरबार में होती है। डेमन राजगद्दी पर बैठा हुआ था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि राजा का तो कोई बेटा ही नहीं है और इस बार भी शायद उन्हें लड़की ही होगी, जिसके बाद राजा उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। फिर रेहानिया अपने चाचा को दिन में सपने देखने से मना करती है और वहीं डेमन उसे वेलेरियन स्टील से बनी हुई एक लॉकेट देता है। और इन्हें देखकर हम समझ पा रहे थे कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि टारगेरियन अपने ही खानदान में शादी करते हैं और वैसे डेमन की भी शादी हो चुकी है, लेकिन उसे अपनी वाइफ से प्यार नहीं है। रेहानिया अपनी माँ की हालत से बहुत ज्यादा परेशान थी और इसका एहसास उसकी दोस्त एलिसेंट को भी था और वो उसे सांत्वना देकर शांत रखने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति राजा की पीठ पर लगे हुए घाव को भरने की कोशिश कर रहे थे। राजा को ये घाव आयरन थ्रोन पर बैठने की वजह से लग गई थी, क्योंकि वो आयरन थ्रोन तलवारों और लोहे से जो बना हुआ है। फिर रात में जब विसरी अपनी वाइफ यानी कि एमा की हालचाल लेने के लिए उसके पास में आते हैं तो एमा अब शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि पास्ट में उसका बहुत ही ज्यादा मिसकैरेज हो चुका है। लेकिन इस बार विसरिस को यकीन था कि उन्हें लड़का ही होगा, क्योंकि उन्हें लड़के होने का ख्वाब जो आया था। यहाँ पर टारगेरियन की खास बात तो ये है कि उन्हें जो भी सपने आते हैं वो सब लगभग सच ही हो जाते हैं। फिर वहीं उसी रात में डेमन अपनी आर्मी को तैयार करके शहर में आता है, जहां वो बिना किसी सुनवाई के ही चोरों, रेपिस्ट और मर्डरर्स को बहुत ही बुरे तरीके से मरवा देता है। और अब इस कत्लेआम की खबर राजा विसरिस को अपने सलाहकारों से मिलती है। डेमन सिटी वॉच का कमांडर था, सो इसलिए वो अपने दलील में राजा को समझाता है कि जो जश्न राजा करवाने वाले हैं उनमें बाहर से आए हुए मेहमानों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इसके लिए उसने शहर के कचरों को साफ कर दिया था। जहाँ इसी बीच हम समझ पाते हैं कि राजा की सलाहकारों और डेमन में बिल्कुल भी नहीं बनती है और राजा डेमन को आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। तो अब जश्न में खेलों को शुरू कर दिया गया था, जिसमें 2 घुड़सवार एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे और जो घुड़सवार नीचे गिर जाएगा वो हार जाएगा, जिसमें मोस्टली यंग लॉर्ड्स ही हिस्सा लेते हैं ताकि वो अपनी प्रतिभा को राजा और उनके करीबी लोगों की नजर में दिखा सके। वहाँ इन्हीं सब कंटेस्टेंट में क्रिस्टन कोल नाम का लॉर्ड था, जो कि कोई राजघराने से बिलोंग तो नहीं करता था, लेकिन इसने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पे लॉर्ड के पद को हासिल किया था। रेहानिया भी क्रिस्टन की बहादुरी और उसके हुनर से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, क्योंकि क्रिस्टन ने डायमंड को हरा कर खुद को इस टूर्नामेंट का विजेता जो बना लिया था। तो अब यहाँ तो ये सब लोग मनोरंजन कर रहे थे, लेकिन वहीं महल में रानी एमा दर्द में अपने बच्चे को जन्म दे रही थी।
रानी अमा की कंडीशन ऐसी हो गई थी जिसमें बच्चा और अहमद दोनों ही मरने वाले थे, लेकिन राजा से मिलने के बाद वैद्य बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अमा ब्लड क्लॉटिंग की वजह से मरने वाली थी। लेकिन दोस्तों फिर हम देख पाते हैं कि रानी अमा और उनका बच्चा दोनों ही नहीं बच पाए हैं, यानी वो मर गए हैं। फिर राजघराने के लोग उनकी चिता को ड्रैगन की आग से जलवाते हैं और अपनी पत्नी और अपने बेटे को खोने के बाद विसरस बहुत ज्यादा उदास और दुखी थे, जो कि काफी गुस्से में भी थे। वहीं फिर इसी बीच उनके सलाहकार उन्हें उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए बोलते हैं, तो अब उनके सलाहकारों को उनका भाई यानी कि डायमंड पसंद तो नहीं था, तो वो उनकी बेटी यानी कि रिहानिया को ही चुनने की सलाह देते हैं। तो राजा अपने भाई और अपनी बेटी में से किसी एक को चुनने के लिए उनसे थोड़ा समय मांगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एलिसेंट हैंड ऑफ किंग की बेटी है, जो कि राजा की करीबी सलाहकार है, और वो अपनी बेटी यानी कि एलिसेंट को राजा के करीब जाने के लिए बोलते हैं। जहाँ पहले तो एलिसेंट को ये सब कुछ गलत लग रहा था, लेकिन पावर के चक्कर में वो भी राजा के पास उनके दुख को बांटने पहुंच जाती है। राजा और एलिसेंट दोनों को ही इतिहास में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, उनसे काफी लगाव था, जहाँ उनके बीच की बातों को सुनकर हम ये समझ पाते हैं कि शायद एलिसेंट नई रानी बन सकती है। फिर वही रात के टाइम में डायमंड शराब खाने में बैठकर शराब पी रहा था कि तभी लोग उसे होने वाला राजा बोलकर सम्मानित करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हैंड ऑफ किंग राजा को बताने लगता है कि उनका भाई यानी कि डायमंड राजा बनने की खुशी में शराब पीकर उनके और उनके मरे हुए बेटे की बेइज्जती कर रहा था। फिर राजा गुस्से में डायमंड को अपने राज्य से निकालकर वापस उसे गांव में भेज देते हैं, जहां डायमंड की वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। डायमंड जानता था कि राजा के कान किसी और ने नहीं बल्कि हैंड ऑफ किंग ने ही भरे हैं। वो तो बस शराब पीकर अपना दुख कम कर रहा था और उसने किसी तरह का राजा के ऊपर कोई मजाक किया ही नहीं था। लेकिन राजा तो अपने डिसीजन पर अटल थे और फिर डायमंड को वहां से जाना पड़ जाता है। फिर उसके जाने के बाद राजा रिहानिरा से माफी मांगते हैं कि उन्होंने हमेशा एक लड़के की कामना की है और उसके साथ में भेदभाव किया है, लेकिन अब वो रिहानिरा को अपना उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं, जिससे कि रिहानिरा भी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि आखिरकार वो भी तो यही चाहती थी। वहीं रिहानिरा को अपने पुराने राजा यानी कि एगन के सपने सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के बारे में पता चलता है और एगन के अनुसार वेस्टरस के बाहर से कुछ काली शक्तियां आएंगी, जिनके लिए उन्हें और उनके ड्रैगन को तैयार रहना होगा। दरअसल वो व्हाइट वॉकर की बात कर रहा था और इन व्हाइट वॉकर्स के बारे में हम आगे जानेंगे। यहीं पर हम राजा के पास एक शाही खंजर को देखते हैं, जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में खास बंदी को मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट डे दरबार में सभी लॉर्ड्स मौजूद थे, जो कि रिहानिरा को एज अ रानी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन स्टिल उनमें से कुछ लॉर्ड को रिहानिरा की रानी बनने से प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनके पास तो रिहानिरा को छोड़कर कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम डायमंड को देखते हैं, जो कि अपने ड्रैगन और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने गांव वेल्स की ओर निकल पड़ता है। वहीं फिर हम समुद्री तट पर तबाही मचते हुए देखते हैं। ये तबाही कोई और नहीं बल्कि क्रैब फीडर ने ही मचाई हुई थी और ये वो शख्स हैं जिसके बारे में कॉर्लिस राजा को शुरुआत में वार्न कर रहे थे। तो जब राजा अपने सलाहकारों से बात कर रहे थे कि किंग्स गार्ड के लिए वो किसे नियुक्त करें, क्योंकि पुराने किंग्स गार्ड अब नहीं रहे हैं, कि तभी वहाँ पर कॉर्लिस आकर क्रैब फीडर की तबाही मचाई हुई वाली बात उन्हें बता देते हैं, क्योंकि क्रैब फीडर ने कॉर्लिस के आदमियों को मारकर उनके जहाजों को कब्जे में जो ले लिया था और वो चाहते हैं कि राजा उस क्रैब फीडर से युद्ध करके उसे सबक सिखाए। ये सब को सुनकर तो रिहानिरा उन क्रैब फीडर्स पर अपने ड्रैगन से हमला करने की बात सबके सामने रखती है, क्योंकि काउंसिल में मेंबर युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन फिर राजा रिहानिरा को नेक किंग गार्ड को चुनने की जिम्मेदारी भी दे देते हैं और वो कॉर्लिस को यकीन दिलाते हैं कि वो जल्द ही क्रैब फीडर के अगेंस्ट कुछ न कुछ फैसला जरूर लेंगे। रिहानिरा कुछ लॉर्ड्स में से किंग गार्ड्स के लिए फिर क्रिस्टल कोल को चुन लेती है और जाहिर सी बात है वो भी हैंड ऑफ किंग्स के अगेंस्ट में जाकर। जब 15 साल की बच्ची आपकी बात ना माने तो कितना ज्यादा गुस्सा आएगा। सोचो ऐसा ही कुछ हैंड ऑफ किंग्स के साथ भी हुआ था और ये सब कुछ होता हुआ एलिसेंट भी देख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिसेंट राजा से रेगुलर मिल रही थी। फिर यही हमें राजा से वेलेरियन कैपिटल के बारे में भी पता चलता है, जो कि एक वोल्केनो के बीच में बना हुआ था, जहाँ पर ड्रैगन, इंसान और विचेस भी रहती थी। लेकिन जब वोल्केनो फटा तो सारे लोग मारे गए। लेकिन टारगेरियंस इसलिए बच गए थे क्योंकि उन्होंने अपने ड्रैगन्स के साथ में वो वोल्केनो पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने सपने में देख लिया था कि सारे वोल्केनो फटने वाले हैं। लेकिन उनकी बात पर तो किसी ने भरोसा ही नहीं किया और देखो क्या हुआ, सब मारे गए। वहीं दूसरी तरफ पूरे महल में बस राजा की दूसरी शादी के ही चर्चे हो रहे थे और इस दूसरी शादी की बात से राजा बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी। वैसे तो एलिसेंट भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने फादर के दबाव में आकर राजा से नजदीकियां जो बढ़ा रही थी।
फिर नेक्स्ट डे राजा से मिलने के लिए कॉर्लिस और उसकी वाइफ राइनस आते हैं, जो कि अपनी बेटी से शादी करने के लिए उन्हें बोल रहे थे, क्योंकि जब उनका परिवार एक हो जाएगा तो कोई उनके खिलाफ जाने की सोचेगा भी नहीं। फिर रात में डिनर के वक्त रेहानिरा विसरिस को बताती है कि उसने किंग आर्ट के लिए क्रिस्टन क्लोन को चुन लिया है और इसके अलावा विसरी उसकी सारी बातों को काट देता है। थोड़ी देर बाद ही हम राजा को वैद के पास में देखते हैं, क्योंकि उनका घाव अब उनके शरीर में फैलता जा रहा था और वही वैद भी उन्हें कॉर्लिस की बेटी से शादी करने की सलाह देते हैं। लेकिन हैंड ऑफ किंग राजा को मैनिपुलेट करके उनको अपनी मर्जी से शादी करने के लिए बोलता है और नेक्स्ट डे राजा कॉर्लिस की बेटी से मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी थी। और पहले तो वो दोनों एक ड्रैगन के बारे में बातें करते हैं, जो कि काफी सालों से नहीं दिख रहा होता है। और फिर राजा उस बच्चे की बातें सुनते हैं और फिर वो उसे शादी करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे के साथ शादी नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ महल में राइनस रेहानिया को ये समझा रही थी कि उसे ग्रेट काउंसिल वाले किसी भी हाल में उसे अपनी रानी नहीं बनने देंगे। लेकिन रेहानिया को ये लग रहा था कि जो उनके साथ हुआ है वो उसके साथ नहीं होगा, पर राइनस उसे बस लोगों से ज्यादा उम्मीद न लगाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि दुनिया चाहे कोई भी हो, लेकिन औरत आगे बढ़ते हुए मर्दों से आगे निकल जाए तो सारे मर्दों को प्रॉब्लम तो होती ही है, क्योंकि उनका मेल ईगो हर्ट जो हो जाता है। रेहानिया अभी छोटी बच्ची है तो उसे भरोसा है कि वो समाज में बदलाव ला सकती है। फिर मुलाकात के बाद राजा एलिसेंट से अपनी दिल की बात कर रहा था और वही एलिसेंट राजा को एक ड्रैगन स्टैचू भी गिफ्ट करती है। लेकिन अभी भी स्टिल एलिसेंट के फेस पर उदासी हम साफ तौर पर देख पा रहे थे कि तभी वहां पर एलिसेंट के पिता यानी कि हेड ऑफ किंग आ जाते हैं और किंग को लेकर काउंसिल में आते हैं, क्योंकि ड्रैगन्स के केयरटेकर के हिसाब से ड्रैगन का एक अंडा डायमंड ने चुरा लिया था और उस अंडे को चुराने का कारण डायमंड ने ये दिया है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो जब बच्चा पैदा होगा तो वो उस अंडे को उसके पालने में रख कर अपने बच्चे को बड़ा करेगा। ये टारगेरियन परिवार का रूल था, लेकिन सबको पता था कि डायमंड से झूठ बोल रहा है कि वो बाप बनने वाला है। इसलिए हैंड ऑफ किंग फौज लेकर डायमंड से वो अंडा लेने के लिए आ जाते हैं और जब वो डायमंड अपने अंडे और ड्रैगन के साथ में उन सब के सामने आता है तो सबकी तो वाट ही लग जाती है। लेकिन तभी रेहानिरा अपनी ड्रैगन के साथ में वहां पर आ जाती है और वो डायमंड को बच्चों वाली हरकतें करने के लिए मना कर दी है, क्योंकि सब जानते ही थे कि डायमंड एक ड्रामेबाज है और वो सिर्फ तमाशा ही कर रहा है। फिर रेहानिरा उससे ड्रैगन का अंडा लेकर वापस महल आ जाती है और वहीं डायमंड की गर्लफ्रेंड भी उसे सुना रही थी, मतलब कि यार डायमंड की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई भी आ रहा है और ढोल की तरह उसको बजाकर जा रहा है। तो जब राजा मास्टर ऑफ लॉ से अपनी शादी के ऊपर सलाह ले रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि रेहानिरा ड्रैगन एग को लेकर वापस आ गई है, तो वो रेहानिरा के पास जाकर वो उसे युद्ध से दूर रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अब वही उनकी इकलौती औलाद बची है ऑब्वियसली, तो वो उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन रेहानिरा उन्हें बताती है कि वो बिना किसी युद्ध के वो अंडा वहां से लेकर आई है, जिसे सुनकर उसके पिता काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर पहली बार दोनों एमा की मौत के बारे में बात करके अपने दुख को जाहिर करते हैं। रेहानिरा भी फिर अपने फादर को दूसरी शादी करने की इजाजत दे देती है, तो राजा भी उससे वादा करते हैं कि उनका वंश आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन उनका उत्तराधिकारी हमेशा वही रहेगी। फिर नेक्स्ट डे काउंसिल में राजा अनाउंस करते हैं कि वो शादी एलिसेंट से करेंगे और ये सुनकर तो रेहानिरा को बहुत ही बड़ा शौक लग जाता है, जहाँ कॉर्लिस भी गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों एपिसोड के एंड में हम कॉर्लिस को डायमंड के साथ में देखते हैं, जो कि डायमंड को राजा के खिलाफ भड़का रहा था और अब